हेलो दोस्तों, ये देखिए एक 320 लीटर का डीप फ्रीज़र है और इस डीप फ्रीज़र में क्या हुआ कि इसका कंडेंसर भी लीक हो गया और इसका एवापोरेटर भी लीक हो गया। मतलब कूलिंग कॉइल भी लीक हो गया और इसका कंडेंसर था वो भी लीक हो गया और ये इंटरनली सब दोनों थे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, या तो ये फ्रीज़र हटा दें या फिर इसकी पाइपिंग करें या फिर कुछ और जुगाड़। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये भी एक जुगाड़ ही है। देखिए यहाँ पे लेकिन ये बेहतरीन काम करेगा। और अगर इसमें आप पाइपिंग करते हैं ना, फिर क्या होगा, मतलब पाइपिंग ऊपर से करते हैं कापर की, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और ये जो जुगाड़ है दोस्तों, ये जितने में पाइपिंग आप करेंगे ना, जितने खर्चे में, उसके आधे में से आधा खर्चा आएगा और ये जुगाड़ कंप्लीट काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा। तो देखिए करना क्या आपको, मैं ये बताता हूँ। पहली बात तो हम कस्टमर से ये क्लियर कर लेना है कि जितनी कूलिंग पहले कर रहा था डीप फ्रीज़र, अब उतनी कूलिंग नहीं करेगा। बट आपका जो भी इसमें पेप्सी वगैरह रखेंगे सब ठंडा हो जाएगा, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उतना ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो सकता है कि करे, ये आपको क्लियर करना है। ये तो आप पाइपिंग करेंगे तब भी ऐसा होगा, और अगर आप पाइपिंग नहीं करते हैं, ये सीट लगाते हैं, तो भी ऐसा ही होगा। ये नहीं कि पहले जैसा ही कूलिंग करेगा, क्योंकि ये एक चीज़ जुगाड़ है एक। तो ये पहले क्लियर कर लेना, उसके बाद फिर आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे होल किया जा रहा है ये पाइप निकालने के लिए। इसका ये जो सीट है दोस्तों, ये फ्रिज की सीट है। मतलब फ्रिज में जो एवापोरेटर लगता है तो इसको मोड़ दिया जाता है, मोड़ के बेंड करके लगाया जाता है। तो ये सीधी सीधी सीट आती है, इसको लोग मोड़ के बेचते हैं तो एवापोरेटर बन जाता है फ्रिज का, ठीक ना। लेकिन ये सीधा है, मतलब तो सीधा ही आपको लेना है, इसको मोड़ना नहीं है। तो इसी को आपको लगाना है इसमें। और मैं आपको बता दूं, ये सीट बस आप 350 लीटर डीप फ्रीजर तक लगा सकते हैं। मतलब 250 है या 300 320 है, 320 है या 350 लीटर तक है, तो उसमें ये काम करेगा। ये 500 लीटर 400 लीटर में काम नहीं करेगा। तो आपको अगर ये देखिए, जो मेरा ये जो डीप फ्रीजर है, ये 320 लीटर का डीप फ्रीजर है, तो इसमें ये परफेक्टली काम करेगा। तो लगाना कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं और कम दाम में उसको आप क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो लीकेज है वो लीकेज, देखिए मैं बता दूं आपको, जो इसमें इंटरनल लीकेज हो जाता है ना, ये मिलता नहीं जल्दी। आप कभी इसके बॉडी खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि मिलता नहीं है। ये अंदर अंदर पाइपें होती हैं। उसके बाद फिर डीप फ्रीजर खोल भी देंगे ना बॉडी, तो बैठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जल्दी मिलता भी नहीं है। तो ऊपर से यही आप एक जुगाड़ लगा करके आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो करना क्या है आपको, अब मैं ये बताता हूँ कैसे लगाना है इसको। यहाँ पे देखिए, ये हम थोड़ा सा बड़ी हो रही थी ये सीट, तो इसको हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया। तो आप आसानी इसको बेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको एक साइड, मतलब या तो राइट या तो लेफ़्ट साइड, मतलब इसको आपको इसके दीवार में सेट कर देना है। देखिए, और ये जो पाइप ज़्यादा हो गया दोस्तों, इस पाइप को अंदर ही कर देना, ताकि अंदर थोड़ा सा गैपिंग रहे, तो अंदर से भी जो भाप निकलेगी वो पूरे कवर करेगी। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि उस पर जो बॉडी है ना, उस बॉडी पे लगा करके सीट को, उसको स्क्रू से टाइट कर देना है। जो स्क्रू बॉडी स्क्रू होता है उसी से आपको टाइट कर देना है और पाइप को बाहर निकाल देना है। मतलब एक कैपिलरी और एक सक्शन वाले को, बस मतलब वो बाहर आ जाएगा नीचे से। अब उसके बाद मान लीजिए ये तो फिटिंग हो गई ना, अब जो हमारा एवापोरेटर था वो फिट हो गया। अब हमें करना क्या है कि कंडेंसर को फिट करना है। तो कंडेंसर भी दोस्तों कौन रहेगा, जो फ्रीज में लगाते हैं, सिंगल डोर फ्रीज में जो कंडेंसर लगाते हैं वही यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप डबल डोर भी लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो सीट लगाए हैं, सीट वो भी फ्रीज का है, इसीलिए हम कंडेंसर भी फ्रीज का ही लगा रहे हैं। कंप्रेसर की पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उससे कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिलरी पतली है, वो अपना मैनेज कर लेगी, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो यहाँ पे 2 होल थे दोस्तों, इन होलों से मैं इसको, जो इसका इनपुट और आउटपुट है कंडेंसर का, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। और उसके बाद फिर इसको हम इसी बॉडी पे, तो इसको किधर करना है, जो कंडेंसर को जो पीछे वाला साइड रहेगा ना, जिधर दीवार का साइड रहेगा, मतलब दीवार की तरफ जो रहेगा, मतलब साइड डीप फ्रीजर का, उस पर आपको कंडेंसर को कनेक्ट करना है, ना कि सामने की तरफ। वरना फिर अच्छा भी नहीं लगेगा और बेटर नहीं पड़ेगा ये चीज़। ये पीछे की साइड करेंगे। देखिए पीछे की साइड किया जा रहा है इसको इंस्टॉल। आप किधर भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है देखने में, बस इसलिए इसको आपको हमेशा पीछे की तरफ ही लगाना है कंडेंसर। ये कंडेंसर भी लीक है, इसलिए हमको कंडेंसर भी लगाना पड़ रहा है। और ये सिंगल डोर फ्रिज का कंडेंसर है।
अब यहाँ पे देखिए हमने इसको लगा दिया। ये जो इसका जो ग्रोमेट आता है, जो कंप्रेसर का पैर होता है मतलब रबड़ का, वही चीज़ है। ये चीज़ नीचे लगा दी हम और इसको स्क्रू से 1.5 इंची स्क्रू से कस दिए हैं और ये अच्छी तरीके से आ गया। इसमें पीछे भी देखिए थोड़ा सा गैपिंग है और आपको भी गैपिंग छोड़ देना है ताकि इसकी हीटिंग अच्छी तरीके से बाहर निकले। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंडेंसर का दोनों इनपुट और आउटपुट है, मतलब एक इनपुट है और एक आउटपुट, ये भी यहाँ आ गया। बस यहाँ पे करना क्या अब हमारा, यहाँ पे हमें करना है सिर्फ इस पाइपों का कनेक्शन, क्योंकि ये देखिए फ्रीजर का भी आ गया, ठीक, और उसके बाद कंडेंसर का भी इनपुट आउटपुट आ गया। तो देखिए यहाँ पे सारी पाइपें हमने जोड़ भी दिया है। देखिए यहाँ पे ये पाइप देखिए कंडेंसर आके इसमें जुड़ गया और उसके बाद कंडेंसर का इनपुट देखिए वहाँ पे जुड़ा है डिस्चार्ज लाइन पे, आउटपुट आके ये फिल्टर भी जुड़ गया, फिल्टर के आउटपुट पे कैलपरी जुड़ गई और उसके बाद ये देखिए हमने चार्जिंग पाइप को लगा दिया। यहाँ पे हम लोग पिंच करने वाले हैं और यहाँ पे देखिए एक लाइन छोड़े हैं, ये इसलिए छोड़े हैं कि यहाँ से हम थोड़ा सा दाब के प्रेशर ये चेक कर लेंगे कि हाँ यहाँ से एयर पूरी आ रही है कि नहीं, कहीं ब्रेजिंग मारते हुए वो ब्लॉक तो नहीं हो गई कोई पाइप, और ये भी चेक कर लेंगे कि लीकेज इसमें है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये जो सक्शन लाइन छोड़ी गई अभी नहीं जोड़ी गई है कंप्रेसर में, तो उसको दबा करके हम ये चेक कर लेंगे कि इसमें लीकेज है कि नहीं, चेक कर लेंगे। सरफ की जार लगा के उसमें प्रेशर बन जाएगा और उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे यहाँ पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं सारी पाइपों में घूम करके। तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ पे हम यही दाब के चेक करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर पूरा आ रहा है कि नहीं, फिल्टर से होकर के या जो कंडेंसर से होकर के और जो फ्रीजर से होकर के प्रेशर निकल रहा है कि नहीं, आउटपुट हो रहा है कि नहीं। कभी कभार पाइप ब्रेजिंग करते समय ब्लॉक हो जाती है दोस्तों ना, तो भी गैस वापस नहीं आ पाती रिटर्न, तो आप गैस चार्ज करेंगे चोक बताने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ पे देखिए हमने उसको वेल्डिंग भी मार दिया है। सक्शन लाइन जो हमारी थी उस सक्शन लाइन को जो निकला हुआ था उसको हम चेक करके उसको वेल्डिंग भी मार दिया। देखिए यहाँ पे ब्रेजिंग भी हो चुकी है। उसके बाद अब ये देखिए वैक्यूम पंप हमारा है। सबसे मेन चीज़ हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब जो भी ठंडा करने वाली मशीन है उसमें जब सबसे बेहतरीन जो टूल है, जो औजार है, वो हमारा वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का जो भी आदमी यूज करता है उसकी फ्रीजें चोक नहीं हुआ करती हैं और जो लोग कंप्रेसर जुगाड़ से काम करते हैं तो उनका तो भाई कोई बात ही नहीं है, वो तो चोक होना ही होना है। वो तो लग बाई चांस होता है कंप्रेसर से करने वालों का कि कंप्रेसर से अगर वैक्यूम करते हैं, सेल्फ वैक्यूम मारते हैं तो कभी कभार वो चलने लगती है सही और कभी कभार चोक हो जाती है, ज़्यादातर चोक ही होती है। तो आपको करना क्या है, वैक्यूम पंप का ही यूज करना है वैक्यूम करने के लिए, जिससे कि 100% ये क्लियर रहेगा कि आपकी फ्रीज चोक नहीं होगी। तो हमने वैक्यूम पे लगा दिया इसको और ये देखिए वैक्यूम हो रहा है और -30 तक आ भी चुका है। तो आपको हमेशा जो गेज की जो कंपाउंड गेज के नीचे वाला लाइन है ना, ये हमेशा आपको चार्जिंग पिन पे ही कनेक्ट करना है सिस्टम वाले, और जो साइड वाला या बीच वाला जो है इसको आपको सीधा ला करके वैक्यूम पंप पे लगा देना वैक्यूम करने के लिए। तो देखिए वैक्यूमिंग हो रही है और ये सीट भी अच्छी तरीके से लग चुकी है और वैक्यूमिंग हो रही है अभी। देखिए ये -30 पे आ चुका है। तो वैक्यूम लगभग 10-15 मिनट में ये अच्छी तरीके से वैक्यूम हो जाता है। अगर आप पिन नहीं लगाते दोस्तों में 5 मिनट में भी वैक्यूम हो जाता है। मतलब चार्जिंग जो लाइन है, चार्जिंग लाइन कंप्रेसर में, उसमें अगर पिन नहीं लगाते, पिंचिंग वाला सिस्टम लगाते हैं तो पिन के ना रहने की वजह से बहुत तेज़ी से हवा खींचता है, अंदर से वैक्यूम करता है और 5 मिनट में भी वैक्यूम हो जाता है। लेकिन पिन जब लगी रहती है तो 15 मिनट भी लग जाता है, 30 मिनट भी कभी कभी लग जाता है। तो यहाँ देखिए वैक्यूम हो चुका है और हम इसको सबसे पहले इसमें कनेक्ट करेंगे अपने 134 वाले केन में और फिर उसके बाद देखिए एक पाइप और यहाँ पे राइट साइड में जोड़ा जा रहा है, मतलब प्रेशर गेज में, और इसी से हम ये जो पाइप अपने सिलेंडर में कनेक्ट किए हैं उसके एयर को बाहर निकाल लेंगे। हम यहाँ गैस के प्रेशर से इसको पर्च नहीं कराएंगे एयर को, हम क्या करेंगे वैक्यूम पंप से ही इसके अंदर की जो एयर है उसको बाहर खींच लेंगे। देखिए कैसे खींचेंगे इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए वैक्यूम पंप पे कस देंगे ये लाइन और ये लाइन सीधा जा कसी हुई है प्रेशर गेज के नीचे वाले पे। अब इसको जब खोलेंगे ना तो ये करेगा क्या, इसको देखिए अब ध्यान से। खोल दिए, अब क्या करेगा, तो जो ये सिलेंडर वाली पाइप है ना, इसके अंदर जो एयर है इसको ये खींच लेगा इस तरीके से खींचते हुए। देखिए इसके हाँ इधर से खींचते हुए और ये इधर से ये ऊपर बहा देगा, मतलब कि निकाल देगा एयर। तो ये एयर ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से, तो हमें अब गैस से पर्च कराने की ज़रूरत नहीं है, एयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एयर भी निकल चुकी है। अब हमें इसमें सिर्फ डालना है गैस। तो यहाँ पे देख लीजिए 134 गैस डाली गई है, R134 गैस। तो इसमें हम भी R134 गैस ही डालेंगे। तो अब सिलेंडर को आप या उल्टा करके डालिए गैस 134 वाले को, या फिर सीधा करके, कोई उसमें दिक्कत नहीं। 600 को भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अब हम लोग जब देखिए गैस कम रहती है तो फिर उल्टा करके ही डालना पड़ता है, क्योंकि गैस जाती नहीं सीधा करने पर।
तो अब यहाँ पे हम पहले 50 PSI या 40 PSI गैस बंद पे ही डाल देंगे इसमें। अभी हमारा डीप फ्रीजर बंद है और हम इसमें गैस चार्ज करेंगे लगभग बंद पे 50 से 60 PSI गैस इसमें डाल देंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 50 PSI हो चुका है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैला हो चुका है जो हमारा गेज है, इसके लिए आपको सही से नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वहीं पे सुई है। 50 PSI पे ये सुई हमारी रुकी हुई है। और अब हम इसको करेंगे स्टार्ट अपने डीप फ्रीजर को। अब डीप फ्रीजर को करेंगे स्टार्ट, और डीप फ्रीजर स्टार्ट करने के बाद अब जितना अगर प्रेशर डाउन होगा, मतलब अगर 10 पे आ गया या 8 पे आ गया तो ठीक है, और अगर उससे डाउन है तो फिर उसमें क्या करेंगे, गैस डालेंगे। और तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है। 1.2 एम्पियर या 1.1 एम्पियर ले रहा है अभी, ये बहुत बेहतरीन एम्पियर ले रहा है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है लीकेज को भी, मतलब एक बार तो हम पहले लीकेज चेक कर लिए गैस डालने से पहले, सक्शन लाइन को दबा के प्रेशर बनना, वहाँ पे लीकेज चेक कर लिए। अब दूसरी बार लीकेज चेक कर रहे हैं। लीकेज आपको 100% सही तरीके से चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रीजर लीकेज की वजह से गैस निकल जाया करती हैं। तो आपको अपने जितने भी जॉइंट मारे हैं उन सारे जॉइंट पे आपको पानी से या सरफ के झाग से चेक कर लेना है। कहीं पे लीकेज अगर लगे तो उस लीकेज को सही करना है। तो लीकेज नहीं है दोस्तों, हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये गैस थोड़ा सा कम थी, मतलब 0 पे काटा आ गया था, तो हम इसमें और गैस डाल रहे हैं। तो आपको 8 से 10 PSI के बीच में रखना है ये प्रेशर, क्योंकि हमने सीट लगाया है फ्रीज का। हाँ, अगर ये डीप फ्रीजर का पूरा सिस्टम रहता है पूरी पाइप है, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस चीज़ को, आपको 10 PSI से कम प्रेशर नहीं रखना होता है, क्योंकि डीप फ्रीजर में 10 PSI रखेंगे तो कूलिंग बहुत अच्छी आएगी, और अगर 8 रखेंगे तब भी आएगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आएगी। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी 1-2 फ्रीजों में डीप फ्रीजर में 1-2 डीप फ्रीजर में 8 PSI डाल दिया था, तो उसमें कूलिंग बहुत ही मतलब अच्छी नहीं आ रही थी। तो इसलिए आपको डीप फ्रीजर, कोई भी डीप फ्रीजर हो, उसमें आपको 10 PSI प्रेशर रख देना है, बैक प्रेशर गैस का। तो यहाँ पे देखिए 10 PSI पे आ चुका है, लगभग 8-10 के बीच में इस पर हम लोग रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें सीट लगाए फ्रिज का और कंडेंसर लगाए फ्रिज का, इसलिए। तो 8-10 रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जब ये चिल्ड होता है ना तो इसका जो इमेज है ये कुछ अलग आता है। ये एकदम चिल्ड हो गया है, मतलब इस पर आइस आ चुकी है और ये अच्छा कूलिंग कर रहा है। ये हम एहसास भी कर रहे हैं, मतलब महसूस भी कर रहे हैं कि ये पूरी कूलिंग हो रही है इसमें, और ये पूरा चिल्ड हो चुका है, पूरा ठंडा हो रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। और अब यहाँ पर देखिए ये फ़िल्टर भी बेहतरीन है, मतलब कि एकदम गर्म है। फ़िल्टर आपका एकदम गर्म होना चाहिए, और कैफरी भी गर्म होनी चाहिए नॉर्मली। ये एकदम बेहतरीन तरीके से हमारा काम कर रहा है। और उसके बाद ये देखिए कंडेंसर है, कंडेंसर भी फर्स्ट क्लास गर्म है एकदम, अच्छी तरीके से इसकी हीटिंग भी निकल रही है, और ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है। तो ये देखिए पाइप इसके अंदर इस तरीके से डाल दी गई है। अब इसको लास्ट में आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके डाल देंगे, ताकि कभी ये बेंड वगैरह ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको पंच करेंगे, और पंच करके अब उसमें गैस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पंच करके इसको बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों आप इस तरीके से अपने डीप फ्रीजर में सीट लगा सकते हैं, और वो अच्छी तरीके से काम करेगा, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।